देखिए, आज मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज हम अपने चैनल पर पहली बार हम किसी टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस डिस्कशन का जो आधार होगा वो होगा ईरान और इजराइल वॉर के बारे में, और हम इसके पूरे वजहों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिर्फ तात्कालिक वजह ही किसी जियोपॉलिटिक्स इशू का मेन वजह नहीं होता है। ठीक है, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपको आने वाले समय में इसी तरीके के डिस्कशन प्रोवाइड करते रहें। तो आप किस तरीके से डिस्कशन चाहते हो, किन टॉपिक्स पर चाहते हो, आप एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, क्योंकि ये आज हमारा पहला पॉडकास्ट है तो मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा कि आप हमें हमारे पॉडकास्ट की कमियों के बारे में भी बताएं, जिससे कि हम आने वाले समय के साथ उसको इम्प्रूव कर पाएँ और उसके लिए हम आपको क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल करवा पाएँ। तो चलिए बिना देरी किए इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हम सभी लोग जानते ही हैं, अभी न्यूज़पेपर में भी आ गया है, हर जगह न्यूज़ चैनल पर आप देख रहे होंगे कि अभी गोदी मीडिया भी ये चीज़ कर रही है कि ईरान ने हमला कर दिया इजराइल के ऊपर, ईरान ने हमला कर दिया इजराइल के ऊपर। तो अभी तो आप देख रहे होंगे ईरान ने 300 से ज़्यादा मिसाइलें दागी। ठीक है, और इसमें है कि कुछ दिन पहले ही 24 घंटे से पहले ही पता चल गया था। तो ये तो ऑब्वियस सी चीज़ थी कि इजराइल अपने डिफेंस सिस्टम से उसको इंटरसेप्ट कर गया था, और उसने इंटरसेप्ट भी कर लिया अंत में जाकर। तो पर इससे मुझे ऐसा लगता है तो इसमें इजराइल को फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि ऐसी भी न्यूज़ सामने निकल के आ रही है ना कि इजराइल को अमेरिका ने पहले ही बता दिया था, और अमेरिका को पहले ईरान ने ही बता दिया कि हम हमला करने वाले, उसको विश्वास में लेने के लिए। और फिर तो ये सब चीज़ें हैं। तो अभी देखिए, हम सभी चीज़ जान रहे हैं, सब ने चीख चीख के बताया जा रहा है हर चैनल पर कि ईरान के दूतावास पर, वाणिज्यिक जो दूतावास था उस पर हमला हुआ था सीरिया में। तो अब क्या है कि ये तो तात्कालिक कारण थे, पर तात्कालिक कारण के सिवा भी जियोपॉलिटिक्स को देखने के बहुत सारे नज़रिए होते हैं और बहुत सारा कारण होता है। देखिए, मेरा तो ये चीज़ मानना है कि तात्कालिक कारण एक ऐसा कारण होता है जो ट्रिगर मोमेंट होता है। बाकी बहुत सारे मोमेंट्स जो बैक में होते हैं, जो कि जो मेन वजह होता है, बाकी वही मेन वजह होती हैं। बाकी ट्रिगरिंग मोमेंट को हम मेन वजह नहीं मानते। तो आपका क्या ख्याल है, इसका मेन रीज़न क्या है? देखिए, जो ट्रिगरिंग मूवमेंट आपने कहा वो सही है। ट्रिगरिंग मूवमेंट जो है दूतावास पे हमला रहा है, और वहीं से युद्ध जो है इजराइल और ईरान के मध्य शुरू हुए। लेकिन चूंकि हम अगर इतिहास में भी हम देखें तो ये वर्तमान में जो युद्ध चले एक तात्कालिक कारण से शुरू हुआ, लेकिन इसका एक बैकग्राउंड भी है इतिहास में। और इतिहास में बैकग्राउंड ये है कि यहूदी जो इजराइल में बहुसंख्यक यहूदी हैं, वो अपने आप को एक स्वतंत्र देश चाहते हैं मिडिल ईस्ट में, कि मेरा एक स्वतंत्र देश हो और जहाँ बहुसंख्यक यहूदी हो। लेकिन यह मुस्लिम कंट्री जो उनके आसपास की नेबरिंग कंट्री है, वो उन्हें इस रूप में एक्सेप्ट नहीं करती कि वो एक स्वतंत्र देश बने। और इसके एक धार्मिक कारण भी थे कि चूंकि वो यहूदी को अपने धर्म से जोड़ के देखते हैं, और वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उनका विरोधी मानते हैं। पर ऐसा भी रहा है ना कि यहूदी जहाँ भी यूरोप में गए, जब तक उनके पास इजराइल मतलब फिलिस्तीन में उनकी जब जगह नहीं बनी, पहले जब जगह नहीं थी, तो ऐसा भी रहा ना कि इन्हें यूरोप से भगाया गया, हर जगह से भगाया गया ना। तो यूरोप से जब इन्हें भगाया गया तो ये अपने मूल देश जहाँ पहले ये अस्तित्व में थे, ऐसा नहीं है कि यहूदी मूल उनका यूरोप है। यहूदी जहाँ वर्तमान में इजराइल है, वही यहूदियों का मूल देश भी है। तो जब वो अपने मूल देश में वापस आए तो वो अपना एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे, और उसका नाम उन्होंने इजराइल रखा। तो इजराइल उन्होंने ये जब देश बनाया तो ये मिडिल ईस्ट के कंट्री जो मुस्लिम बहुसंख्यक मुस्लिम थे, उन्हें ये एक्सेप्ट नहीं था। और इस एक्सेप्टेंस के कारण उन्होंने एक इजराइल से वार शुरू किया, और ये वार एक लंबे समय में आज तक भी कहीं ना कहीं जारी है। अब चूंकि आपने इसका एक विस्तृत विवरण आपने अब बनाया भी है एक अपने वीडियो में इजराइल का आपने बताया भी है ऐतिहासिक, तो मुझे लगता है वहाँ आपको जाके इनका ऐतिहासिक पर देखना भी चाहिए। और हम लोग सिर्फ यहाँ बात करेंगे अभी जो तात्कालिक रीजन है उसकी बात करेंगे, और विश्व में इस युद्ध को किस रूप में हम देख सकते हैं, इस रूप में हम बात करेंगे यहाँ। देखिए, जो भी अभी मुझे ऐसा लगता है ना कि जो ईरान है वो हमेशा से एक ऐसा देश रहा है ना कि वो हमेशा से जवाब देना जानता है, मतलब वो रिटिंगेट करना जानता है। क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि ईरान मतलब ऐसा कुछ कर रहा है ना, मतलब ऐसे कौन कौन से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर बार ईरान इजराइल से एक तरीके से सूडो वॉर करता रहा है।
मतलब ये फर्स्ट टाइम शायद डायरेक्ट वॉर होगा, आपका क्या कहना है? हाँ देखिए, इजराइल से सिर्फ ईरान के ही नहीं और भी देश के युद्ध हुए हैं, जैसे सऊदी अरेबिया और मिस्र, इजिप्ट जो वर्तमान में हम इजिप्ट कहते हैं वो भी, और बाकी जो उसके नेबरिंग कंट्री हैं, और सभी से युद्ध हुए हैं। और इजराइल ने हर युद्ध में अपने आप को एक बेस्ट जो है अपने आप को साबित किया है। और सभी युद्धों में ऐसा देखा गया है कि अंत में इजराइल की ही जीत हुई है, चाहे वो तकनीकी रूप से हुई हो, चाहे उसके वो राजनीतिक और रणनीतिक कारण जो भी रहे हों हैं। तो इसमें ये चीज़ है कि इसमें सूडो वॉर के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक मुझे ऐसा लगता है कि ये मुख्य वजह एक है जिससे हुआ, तो कहाँ कहाँ सूडो वॉर ईरान लड़ रहा था यदि हम देखें तो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ईरान ने सूडो वॉर, जैसे कि उन्होंने गाजा में हमास को किया, राइट, तो वो क्योंकि हमास ऐसा भी नहीं है कि इतना सारा मिसाइल कहाँ पाया वो इजराइल से लड़ने के लिए। जैसा आपने जो पॉइंट बोला ना कि इजराइल की उपस्थिति ही सबसे बड़ी कारण थी कि जो ये मुस्लिम कंट्रीज़ थे, ये जो वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ के, इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया कभी यहूदियों को। तो एक तो हमास को ये सपोर्ट करते रहे हैं, राइट, तो और कहाँ कहाँ ये गाज़ा की तरह ही इन्होंने सूडो वॉर लड़ा है इनके साथ, इजराइल के साथ ईरान ने। जैसे वर्तमान में जो अभी तो हम देखते हैं कि जो युद्ध हो रहा है वो डायरेक्ट ईरान और इजराइल के बीच हो रहा है, लेकिन इसके पहले भी जो छोटे छोटे युद्ध हुए उससे ईरान ने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उसकी ईरान की नहीं रही है। एक तरीके से कोल्ड वॉर कह सकते हैं आप कोल्ड वॉर। जैसे हम हिस्ट्री में देखते हैं कि दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, और मुझे लगता है कि वही वर्तमान में इजराइल और ईरान के साथ कहीं ना कहीं हो रहा है। तो हम इसके जो कोल्ड वॉर में जो मुख्य कंट्री थी, हम वर्तमान में भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं उसके पीछे वही कंट्री आज भी उनके पीछे खड़ी है, चाहे वो यूएसए हो एक तरफ और दूसरी तरफ रूस हो। तो मतलब रूस ईरान के साथ और इजराइल के साथ, आप ठीक समझे। तो जो है तो ईरान ने कई जो कट्टरपंथी संगठन थे, वो पहले ईरान ने उनको जो है वित्तीय सहायता, सैन्य सहायता दे के जो है इजराइल पे कई छोटे छोटे सूडो वार उसने कराए थे। हमास के थ्रू हो गया, और चाहे गाजा पट्टी में हो गया, लेबनान में हिजबुल्लाह हो गया, चाहे यमन में आप यहूदी को देखेंगे। तो ये छोटे छोटे कई ग्रुप। अच्छा, इराक में भी शायद इनका एक ग्रुप, इन्होंने सिया जो रिवेंग हैं इनको भी सपोर्ट किया। हाँ, ये छोटे छोटे जो जितने ग्रुप हैं, कहीं ना कहीं ईरान इसके थ्रू इजराइल से वार ही करता था। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट वार नहीं था, ये इनडायरेक्ट था। लेकिन ईरान हमेशा से इजराइल से वार करता रहा है इनडायरेक्टली, इन छोटे छोटे संगठनों को फंड देकर, नए नए इक्विपमेंट, हथियार जिससे वो युद्ध लड़ सके, लंबे समय तक इजराइल को डिस्टर्ब कर सके, ताकि वो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सभी रूपों में से वो कमजोर उसको करने का पूरा प्रयास था। और अपने आप को जो है एक मुस्लिम कंट्री का एक नेतृत्व के रूप में अपने आप को एक साबित करना चाहता था कि मैं मिडिल ईस्ट में मुस्लिम कंट्री का जो है नेतृत्व करता हूं। यानी कि इसमें मुस्लिम कंट्री का लीडर कौन बनेगा, ये भी एक रीज़न है। हाँ। कि मतलब आप ये बिल्कुल कह सकते हैं, ईरान के इजराइल के साथ युद्ध का एक कारण ये भी हो सकता है कि वो अपने आप को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखना चाहता है मिडिल ईस्ट में, और मुस्लिम के रूप में कि मैं नेतृत्व करता हूँ, या मिडिल ईस्ट में कंट्री के रूप में कि मैं जो है कंट्री के रूप में भी मैं जो है मिडिल ईस्ट का नेतृत्व कर सकता हूँ। क्योंकि यदि देखें तो ईरान शिया बाहुल्य है और सऊदी अरेबिया जो है वो सुन्नी बाहुल्य। तो हमेशा से इतिहास में भी बहुत सारी घटनाएं रही हैं, हम लोग इतिहास पे तो नहीं जाएंगे कि शिया वर्सेस सुन्नी, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं इस पे इतिहास पे, पर अभी हम इसी पे रहते हैं। तो मुझे ऐसा तो दो वजह तो हमने डिस्कस की, तीन वजह हमने एक तरीके से डिस्कस की कि एक तो है कि रिटिंगेट करना ईरान की हमेशा से हैबिट रही है, और जो तात्कालिक मोमेंट बना जो उसके वाणिज्यिक दूतावास पे हमला हुआ वो एक रीज़न बना। दूसरा ये बना कि जो सूडो वॉर्स, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे सूडो वॉर्स
गढ़े जा रहे थे ईरान के द्वारा इसराइल के साथ, ये पहली बार शायद था कि जो ईरान था वो डायरेक्ट वॉर में मतलब संलग्न हो गया इसराइल के साथ ना। तो मतलब हम लोग इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये कोल्ड वॉर की समाप्ति थी। जैसे यूएसएसआर और अमेरिका का कोल्ड वॉर 1992 में ख़त्म हुआ, तो हम कह सकते हैं कि 2024 में इसराइल और ईरान का कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, जो सूडो वॉर चल रहा था, और वो अब फ्रंट वॉर अब सामने आएगा, राइट। और तीसरा जो आपने एक मेन मुख्य वजह बताया कि जो लीडरशिप है कि मुस्लिम कंट्रीज़ का लीडर कौन बनेगा, राइट। तो अब इससे देखा, जैसे शायद आपने वो वीडियो भी देखी होगी जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और जो मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं एक्चुअली में ईरान के अंदर कि ईरान ने मिसाइलें दागी। उन्हें मतलब ही नहीं है कि ईरान की कितनी सारी जो मिसाइलें हैं वो इंटरसेप्ट करती हैं इसराइल में, राइट। तो इसमें और क्या वजह हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है, और क्या मतलब इसमें एक और मेरे हिसाब से जो चीज़ हो सकती है कि जो अमेरिका को ये डराना भी एक रीज़न हो सकता है कि हर बार ईरान अमेरिका को चीज़ बोलता रहा है कि इज़राइल क्या चीज़ करता है, जैसे फिलिस्तीनियन के साथ इज़राइल ने क्या किया, क्योंकि सबको पता है कि एक तरीके से मैसाकर हुआ है कि इतने सारे नरसंहार, आप बोल सकते हो कि इतने सारे नरसंहार किए गए, कितने लोग मारे गए, शायद वीडियो भी आया टॉयलेट्स में जा के मारे गए। तो मतलब तो वो एक वजह थी, राइट। तो और किन वजहों को हम देख सकते हैं इसमें कि और कौन सी वजह है? हाँ, तो हम इसके और भी कारण बता सकते हैं। जैसे हम अगर और कारण देखें तो हम एक आर्थिक कारण भी देख सकते हैं, क्योंकि एक आर्थिक इस समय जो ना सिर्फ इजराइल और ईरान के मध्य, जितने भी देशों के मध्य जो भी भूमि विवाद से कोई मुद्दा हो या राजनीतिक जो भी विवाद चल रहे हो, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक आर्थिक कारण एक बड़ा जिम्मेदार कारण है। और एक सभी देशों को एक वैश्विक अब खुद को एक महाशक्ति के रूप में दिखाना है वैश्विक स्तर पे। और ये एक बड़ा कारण है कि देशों के मध्य युद्ध जो भी, चाहे वो इनडायरेक्टली युद्ध हो रहे हो, चाहे वो ट्रेड के रूप में, चाहे वो कोल्ड वार के रूप में, तो उसके पीछे का आर्थिक कारण बड़ा है। तो हम इसके कई मुद्दों पे, आर्थिक कारण के कई मुद्दों पे बात करेंगे। तो इसका शुरुआत हम इसका करेंगे इजराइल और ईरान से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक इजराइल है, तो हम उसके आर्थिक कारण की भी शुरुआत हम वहीं से करेंगे। तो अगर हम आर्थिक कारण के तौर पे पहला देखें तो चूंकि इजराइल तकनीकी रूप से काफ़ी सक्षम देश है, चाहे वो डिफेंस के रूप में हो, चाहे वो अदर जो टेक्नोलॉजी हो, जो वर्ल्ड में इस समय जो हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें इजराइल कहीं ना कहीं बहुत आगे है। तो अपने आप को टेक्नोलॉजी के रूप में अपने आप को और वो अच्छा साबित करना चाहता है, और अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए भी अपने डिफेंस जो इक्विपमेंट हैं उसके जो है एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहता है। और चूंकि इस युद्ध में हमने बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में ये देखा कि इजराइल ने ईरान के सारे रॉकेट जो भी उन्होंने मिसाइल इजराइल के ऊपर दागी थी, वो इजराइल ने अपने आयरन डोम जो उनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू उन्होंने सारे मिसाइल को डिफ्यूज कर दिया था। तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पे ये न्यूज़, ये संदेश गया कि इजराइल ने जो टेक्नोलॉजी यूज की है मेरे पास भी होनी चाहिए। अब उन्होंने इस युद्ध में अपने आप को खुद ये साबित कर दिया, मैं खुद को बचा सकता हूँ। तो वर्ल्ड को भी लगा कि हमारे पास भी ये टेक्नोलॉजी हो तो विश्व में चूंकि जिस मतलब स्थिति, जिस हिसाब से युद्ध की परिस्थितियां बन रही हैं, उस हिसाब से मेरे पास भी एक आयरन डोम जैसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ताकि हम अपनी भविष्य में रक्षा कर सके। तो इजराइल को एक डिफेंस जो है एक लाभ भी होगा कि उसके जितने डिफेंस इक्विपमेंट हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले वो बिकेंगे, वैश्विक देशों में बिकेंगी, और जो उसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो बिकेंगी। अच्छा, एक चीज़ ये भी है ना कि इससे एक चीज़ ये भी प्रूफ होती है कि जो ये वॉर, तो हम लोग इसको वॉर के नज़रिए से देख रहे हैं, पर इसको जो ऐसी इकोनॉमीज़ जो कि सिर्फ वेपन बेस्ड हैं उनके इकोनॉमी को बूस्ट करने का एक सबसे बड़ा रीज़न है, राइट। तो भले ईरान ने हमला कर दिया इजराइल के ऊपर, बट एक तरीके से तो इसमें इजराइल को तो फ़ायदा ही हो रहा है,
ना। बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है। और दूसरा हम एक पॉइंट और मैं भूल गया कि हम अगर आर्थिक परिप्रेक्ष्य में हम इस समय जो ट्रेंडिंग में मार्केट है, हम शेयर मार्केट की एक तरह से बात करते हैं इसके पीछे। हम मुझे लगता है कि शेयर मार्केट भी कई ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं, चूँकि इसके पहले जो हमास से युद्ध इजराइल ने लड़ा था उसके पीछे कहीं ना कहीं शेयर मार्केट के जो बड़े खिलाड़ी हैं उनका भी इसमें हाथ रोल होने का पूरी आशंका थी। कई रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये हमास को ये वित्तीय रूप से मदद किया कि ये इजराइल पे हमला करें। अब चूंकि मार्केट इतना वल्नरेबल होता है कि वो किसी भी छोटे या बड़े न्यूज से भी वो अपना मार्केट अप एंड डाउन होते हैं, तो जो बड़े शेयर होल्डर थे उन्होंने ये शॉर्ट सेलिंग की। शॉर्ट सेलिंग जिसे शेयर मार्केट में एक शॉर्ट सेलिंग टर्म होता है। तो बड़े जब भी ऐसी वैश्विक युद्ध की स्थिति होती है तो वो एक शॉर्ट सेलिंग के माध्यम से भी वो अच्छा खासा जो है प्रॉफिट बुक करते हैं। तो हमास के युद्ध से उन्होंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। क्योंकि इजराइल और हमास के जो ही युद्ध न्यूज में आया, मार्केट थोड़ा सा क्रैश हुआ और क्रैश से ये बड़े शेयर होल्डर ने ज़्यादा प्रॉफिट पाया। अच्छा, तो इजराइल, देखिए इजराइल हमास युद्ध में तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में ज़्यादा फॉग नहीं आया, और एक वही वजह थी कि जिसमें ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में जो FIIs थे वो फंस गए थे, क्योंकि FIIs ने इंडिया में बहुत तगड़े से शॉर्ट किया था, पोजीशन को बनाई थी। मैंने भी एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें कहा था कि इंडिया में फर्स्ट टाइम जो रिटेंग और जो यहाँ पे जो बिग प्रॉम्प्ट होते हैं, मतलब जिसको आप बोल सकते हो कि जो ऑपरेटर्स होते हैं, राइट, इनको आप बिग प्रॉम्प्ट समझोगे, जो बिग मनी है, राइट। तो ऐसा कहा जाता है कि जब हमास और इजराइल का जब युद्ध हुआ तो उसमें FIIs ने बहुत तगड़ी शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी, पर चूंकि इंडिया और वर्ल्ड वाइड में बहुत सारे मतलब मार्केट बहुत तगड़े बुंग रन में थे, और ये जो बुंग रन था ये रिटेल ड्रिवन था, मतलब रिटेल का पैसा, हमारा आपका पैसा, जो हमारा म्यूचुअल फंड का पैसा है, जो हमारी SIPs का पैसा है, तो उससे हमारे मार्केट बहुत अच्छे ऊपर तक गए थे। तो ऐसा सबको तो ऐसा था कि हाँ ऐसा कुछ आ सकता है, राइट। तो आपने सही पॉइंट उठाया कि हो सकता है कि भी पॉइंट हो सकता है कि जो इजराइल और ईरान का जो युद्ध हुआ, क्योंकि हमने भी देखा कि मार्केट एकाएक रात में एकदम ऊपर क्लोज हुआ है और अगले दिन खुलते ही वो 2% नीचे खुल रहा है, राइट। तो ये हो सकता है कि इस न्यूज़ को पचाया गया हो बिग प्रॉम्प्ट या फिर जो FIIs हैं। हाँ, देखिए शेयर मार्केट का जहाँ तक बात है, हाँ ये सही है कि आपने सही कहा कि प्रॉफिट भी हुआ, उसमें एक लंबा जो है फॉल हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन ये छोटा छोटा फॉल ही कहीं ना कहीं उन्हें फायदा देता है। जो छोटे छोटे वार होते हैं जो हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे भी ये प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो एक रीजन ये शेयर मार्केट का ये हो सकता है। हाँ लॉन्ग टर्म में नहीं हो सकता, लेकिन जिस हिसाब से युद्ध बढ़ रहे हैं, युद्धों की प्रवृत्ति बढ़ रही है, हम रसिया यूक्रेन में भी के बीच युद्ध देख सकते हैं, तो उसमें भी हम शेयर मार्केट को ज़्यादा जो है वो तो लंबे समय तक गिर गया था। तो देखिए आपने पॉइंट सही बताया कि इससे हम जो सोच रहे हैं ना कि इजराइल के ऊपर हमला हुआ, ये हमला इजराइल के ऊपर तो हुआ, बट इससे कहीं ना कहीं इजराइल को ही फ़ायदा हुआ। जो आपने पॉइंट बहुत अच्छा उठाया ना कि इससे उनके आयरन डोम की भी सेक बढ़ेगी, क्योंकि क्या हुआ था कि जब हमास से वो युद्ध लड़ रहे थे तो उसमें बहुत सारी जो मिसाइल थी, शायद 7,000 के आसपास मिसाइल हैं थी, मैं गलत हूँ तो आप बताइएगा, क्योंकि उसमें 7,000 के आसपास की जो मिसाइल थी वो इजराइल में जाके गिरी थी। और ऐसा कहा जाता है कि बहुत अदर कंट्रीज़ जो अगेंस्ट हैं, मतलब जैसे कि रशिया भी अगेंस्ट में अपने इक्विपमेंट्स बेचता है, तो उनका कहना था कि आयरन डोम उतना पावरफुल नहीं है। बट इस बार ईरान की सारे रॉकेटों को जब उन्होंने इंटरसेप्ट किया तो उससे आयरन डोम का तो सेक बढ़ेगा, और शायद इसी में जर्मनी ने भी शायद अभी $300 मिलियन का ऑर्डर भी दिया है इजराइल को उनके आयरन डोम के लिए। और दूसरा पॉइंट जो आपने बोला कि इससे बड़े बिग प्लेयर जो FIIs हैं या जो बहुत बड़े प्लेयर हैं जो स्टॉक मार्केट में ऑपरेट करते हैं, उनको भी इससे प्रॉफिट हुआ। बट इससे मुझे लग रहा है कि यदि हम प्रॉफिट पे ही बात कर रहे हैं तो इससे और जो प्रॉफिट हो सकता है, शायद इससे ये भी प्रॉफिट हो सकता है यदि आप हिस्ट्री में जाओ, क्योंकि 2015 में अमेरिका ने उसी ईरान के साथ पीस एकॉर्ड साइन किया था इन न्यूक्लियर। तो उनका ये था कि आपको जो न्यूक्लियर है आपको उसको एक पीसफुल, मतलब एक सिविलियन कॉज में ही यूज़ करना है, जिससे कि आप पावर जनरेट कर सकते हो। मतलब क्या होता है ना कि जैसे
अब यूरेनियम का इनरिचमेंट होता है, तो आप यूरेनियम का इनरिचमेंट जितना ज़्यादा करोगे, मतलब आपको 90% के अबव, या ना कहिए कि 95% के अबव यूरेनियम का इनरिचमेंट करना पड़ता है, तब जाके आप न्यूक्स, मतलब आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हो। बट लेकिन जब आपको सिविलियन कॉस्ट में यूज़ करना होता है तो आपको अबव 50%, अबव 60% भी वो चक जाता है। तो जब 2015 में ईरान के साथ अमेरिका ने जो ये डील साइन की थी, इसमें उन्होंने ये बोला था कि आप इसको पीसफुल में ही यूज़ करोगे। लेकिन क्या हुआ कि 2018 में जब ट्रंप की गवर्नमेंट आई और उस समय भी इससे अमेरिका वॉकआउट कर गया, क्योंकि उस समय अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पे वर्क कर रहा था। तो वो इससे कहे कि हमको मतलब ही नहीं है, आप जो करना है आप वो करो, हम पहले अपनी कंट्री को देखेंगे, हम बाद में दूसरी कंट्रीज़ को। और इसी में आगे जाके 2020 में ईरान इससे भी बैकआउट कर गया कि हम उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। और अभी शायद जनवरी में ही मैं एक डेटा देख रहा था, यदि हो सकेगा तो मैं उसको वीडियो में लगा भी दूंगा। तो उसमें ये था कि 2024 जनवरी तक ईरान ने, कहा जाता है कि 90% यूरेनियम का इनरिचमेंट प्राप्त कर गया था। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि अभी शायद उनके पास न्यूक्स हों, और शायद क्या ये एक मौका भी हो सकता है क्या कि ईरान इजराइल वॉर में अमेरिका इजराइल के पास ये ख़त्म कर दे उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को? देखिए, आपकी संभावना बिल्कुल सही है, क्योंकि जब वार शुरू हुआ, हम 1-2 दिन पहले न्यूज़ की अगर बात करें तो ईरान के थ्रू एक स्टेटमेंट ये आया था, तो जिससे आपने जो ये बात कही उससे एक बड़ी आशंका ये जताई जा सकती है। कोई स्टेटमेंट ये था कि अगर इजराइल ने अगला कोई वार किया तो हम एक ऐसा वार करेंगे, हम मेरे पास ऐसा एक उपकरण है कि दुनिया वो पहली बार देखेगी। अब चूंकि एक बड़ा स्टेटमेंट है और ईरान देश की तरफ से आया है, तो एक ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ईरान ने कहीं ना कहीं अपनी टेक्नोलॉजी को इनरिच किया है, अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाई है, तो अपने आप को, यानी इनके पास इस वक्त हो सकता है कि इनके पास न्यूक्लियर के स्टेटमेंट से ये हम अनुमान लगा सकते हैं। आपने जो भी पॉइंट बताया वो सही है। मतलब अमेरिका और इजराइल के पास एक तरीके से मौका है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने का, राइट। मतलब इस तरीके से कि इजराइल ने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी अपने पैर पे खुद ही उन्होंने कुल्हाड़ी मार दी। जैसा कि हम पहले ही बता चुके कि वर्तमान में सभी देशों को अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में देखना है। तो अमेरिका एक डेवलप कंट्री है, तो वो अपने आप को मिडिल ईस्ट में भी एक वर्चस्व के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहता है कि एक शक्तिशाली देश के रूप में। तो कहीं ना कहीं ईरान के किसी भी रूप में, यानी ईरान को चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, किसी भी रूप में वो आगे बढ़ते नहीं देख सकता है। तो हम इसके पीछे कारण अमेरिका को भी देख सकते हैं कि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान किसी भी इस प्रकार की किसी भी टेक्नोलॉजी में आगे जाए जहां अमेरिका के हितों को नुकसान हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो या अदर जो कहीं जो अमेरिका जीवी फ्रंट पे वार लड़ रहे हैं वहाँ हो। ये फ्रंट पे तो हम बाद में आएंगे, वो उसका एक कन्फ्यूज़न हो सकता है या फिर वो रिजल्ट के रूप में हो सकता है। बट आप एक चीज़ बताइए कि जो भी ये वॉर है, मतलब जो ये जो चल रही है, इसको हम क्योंकि अभी इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 है या ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इस पर आपका क्या विचार है, या आप क्या सोचते हो इस पर? मतलब मैं कभी सोचता हूँ कि आज मेरे को तो ऐसा लगता है ना कि आज के समय वर्ल्ड वॉर 3 हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर कंट्री अपना अपना हित देखता है। क्योंकि ये तो एक फ्लैशी हो जाएगा, पर क्योंकि अब व्यूअर भी वही शायद जानना चाह रहा हो कि वर्ल्ड वॉर 3 है क्या, क्योंकि हमारी तो गोदी मीडिया तो यही बता रही है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया। तो क्या आपको क्या लगता है? देखिए, वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, देखिए हम वर्ल्ड वार 3 तो हम नहीं कर सकते हैं कि वर्ल्ड वार 3 है, क्योंकि जो भी देश हैं इस समय कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि वर्ल्ड वार 3 हो, क्योंकि सभी इसके जो है लाभ और हानि सभी जानते हैं कि अगर युद्ध हुए, हम 2 युद्ध लड़े जा चुके हैं, विश्व में हुए हैं, तो उसका क्या परिणाम हुआ है सभी देशों ने देखा है। तो किसी भी रूप में हम थर्ड वर्ल्ड वार ना शुरू करना चाहते हैं और ना मैं ही मानता हूं कि ये एक थर्ड वर्ल्ड वार है। हाँ, इसके पीछे कारण ये जेन्युइन हो सकता है कि कई देश हैं जो अपने चाहे वो प्रॉफिट के लिए हो, चाहे अपने वर्चस्व के लिए हो, ये युद्ध शुरू किया हो। लेकिन हम इसे डायरेक्टली एक थर्ड वर्ल्ड वार नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये एक वार है, वार हम इसे कह सकते हैं। शायद हो सकता है इजराइल दोबारा हमला भी ना करे, ये भी हो सकता है।
देखिए, लंबे समय तक युद्ध कोई भी देश नहीं चाहता। सभी देश ये चाहते हैं कि युद्ध जितना हो, जितना जल्दी से जल्दी हो, उस पर एक समझौता हो या ये युद्ध समाप्त हो, क्योंकि युद्ध से लाभ के बजाय हानि ही होती है। हालांकि वैश्विक देश को भले ही फायदे हों, लेकिन जिन दो देशों को युद्ध में हानि उठानी पड़ती है, जो देश लड़ रहे होते हैं उनको ओवरऑल उनको हानि होती है। हम इसका एक एग्जाम्पल हम रसिया और यूक्रेन को देख सकते हैं कि लंबे समय तक विश्व के देशों ने सिर्फ न्यूज़ ही देखा, लेकिन जो आर्थिक और राजनीतिक जो नुकसान हुए वो रसिया और यूक्रेन ही जानते हैं कि उनका कितना नुकसान हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि ईरान ये चाहेगा कि युद्ध लंबे समय तक चले, और वो जितना जल्दी वो चाहे वो जिस भी रूप में ख़त्म हो। ये शायद एक ये भी वजह हो सकती है ना कि जब 1 अप्रैल को उनके वाणिज्यिक दूतावास पे हमला हुआ, तो ये 14 दिन का जो समय था उस पे बारे में क्या कहेंगे? 14 दिन क्यों लगाया मतलब इन्होंने ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला करने के? शायद ऐसा भी कुछ था कि ये अमेरिका को सपोर्ट में गे रहे थे। तो शायद जो आप ये पॉइंट जो कह रहे हो ना कि ईरान भी नहीं चाहता कि ज़्यादा एस्केलेट हो, राइट? क्योंकि यदि ये एस्केलेट हो गया तो ईरान का ही नुकसान है। तो वो चीज़ है। और चूँकि अभी एक न्यूज़ भी सामने आई, यदि आपने देखा हो, कि रशिया ने भी ईरान का शायद साथ दिया। तो यदि अब हम पहुंच ही गए हैं, यदि क्योंकि आज के समय में यहाँ पे यूक्रेन और रशिया वाले वॉर में, तो अब हम उस पर भी डिस्कस कर ही लेते हैं। क्योंकि अभी हम लोग जब ये चीज़ देखते हैं ना कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, तो यदि हम इसको फ्यूचर में जाके देखें, राइट, कि क्या हो सकता है, तो मान लीजिए कि ये युद्ध एस्केलेट हो गया, ठीक है, मतलब जो अभी ईरान और इनका इजराइल का वॉर, तो क्या होगा, मतलब इसका परिणाम क्या हो सकता है? क्योंकि हो सकता है 3 फ्रंट वॉर बन जाए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, 3 फ्रंट वॉर आप किस अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में? अमेरिका 3 फ्रंट वॉर क्या हो सकता है? देखिए, 3 फ्रंट वॉर जहाँ तक बात है कि अमेरिका 3 फ्रंट वॉर, वहाँ के जो वहाँ की सीनेट है वो खुद नहीं चाहती कि अमेरिका 3 फ्रंट वॉर पे युद्ध लड़े। अच्छा, एक आप व्यूवर्स के लिए बता दीजिए कि हम लोग तो समझ रहे हैं 3 फ्रंट वॉर क्या है, बट आप व्यूवर को बता दें कि तीनों फ्रंट कहाँ कहाँ हैं। हाँ, देखिए, 3 फ्रंट वार, एक तो हम वहीं देख सकते हैं जो इजराइल और ईरान के मध्य हो रहा है, अमेरिका उसमें भी शामिल है। दूसरा, हम इसके पहले जो युद्ध शुरू हुआ यूक्रेन और रूस के मध्य, हम उसको सेकंड के रूप में देख सकते हैं, हालांकि वो फर्स्ट था, सेकंड इजराइल है। और तीसरा हम फ्रंट वार देख सकते हैं जो चाइना और ताइवान के बीच जो भी डिस्प्यूट चल रहा है, उसके देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर इस युद्ध में अगर चाइना और ताइवान का भी मुद्दा उठता है, वो भी कहीं अगर युद्ध करते हैं, तो अमेरिका कहीं ना कहीं उसमें भी शामिल होना चाहेगा। अच्छा, ऐसा ही कुछ। तो ये 3 फ्रंट वार एक तरफ से अमेरिका के लिए लड़ना संभव नहीं हो पाएगा। अच्छा, यहीं पर मैं एक चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा कि जैसे इससे पहले भी जब चाइना ने हांगकांग पे अपना नियंत्रण किया था, तो शायद ऐसे ही समय में किया था जब उस समय अमेरिका 2 फ्रंट वॉर ऑलरेडी लड़ रहा था, तो चाइना ने उसका फ़ायदा उठाकर हांगकांग पे कब्जा कर गया था। तो शायद आप ये सही कह रहे हो, तीसरा फ्रंट वो हो सकता है कि जब चाइना भी इन 2 मौक़ों का फ़ायदा उठा के 2 फ्रंट का, जहाँ पे अमेरिका ऑलरेडी व्यस्त है, वो ताइवान पे हमला करते, और वो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। मतलब अमेरिका कहेंगे ही नहीं, शायद पूरे विश्व कहेंगे, वो सबसे बड़ा मुद्दा हो जाएगा। देखिए, ताइवान टेक्नोलॉजी के मामले में जो हम वर्तमान में कहेंगे कि जिसकी ज़्यादा डिमांड है सेमीकंडक्टर, वो ताइवान भारी मात्रा में बनाता है और विश्व में पूरे सभी देशों में वो एक्सपोर्ट करता है। तो और चाइना कहीं ना कहीं एक मौके की तलाश में है कि हम कब ताइवान पे जो है कब्जा करें, और लेकिन अमेरिका ये नहीं चाहता। अब उसे ताइवान को सपोर्ट कहीं ना कहीं डायरेक्टली सपोर्ट करता है। तो वो एक ऐसे चाइना को एक ऐसा मौका नहीं देना चाहता कि चाइना ताइवान पे हमला करे और उसमें अमेरिका जो है इन्वॉल्व हो। तो ये 3 फ्रंट वार कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए भी नुकसान साबित करेगा, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि वो 3 फ्रंट वार लड़े, चूंकि वो कई रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका भी एक आर्थिक रूप से इंटरनली कई रिपोर्ट आई है कि इंटरनली वो फाइनेंशियली जो है कुछ क्राइसिस से जूझ रहा है ना। तो वो कभी नहीं चाहेगा कि वो 3 फ्रंट वार लड़े। अभी शायद जब यूक्रेन वॉर के लिए अमेरिका ने शायद पहले भी $2 मिलियन की ऐड दे रखी है यूक्रेन को,
और अभी शायद उन्होंने $2 मिलियन के लिए जब और ऐड केंगे, एक रिक्वेस्ट भेजा सीनेट को, तो सीनेट उसको अप्रूव नहीं कर रही है और ट्रंप शायद उसको अपना चुनावी मुद्दा भी बना रहे हैं, राइट। तो एक ये भी एक चीज़ है कि हाँ, आप एकदम सही कह रहे हो कि अमेरिका 3 फ्रंट वॉर खुद भी नहीं लड़ना चाहेगा, और यदि बाइडन लड़ लेते हैं तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि लेफ्ट आइडियोलॉजी के हैं डेमोक्रेटिक पार्टी, तो लेफ्ट जो होते हैं ना, वो अपने आप को विश्व के सबसे बड़े वो समझते हैं कि वो वही करता धरता है, वही अवतार हैं, मतलब इस यहाँ पे देवता के। देखिए, अमेरिका, आपने सही कहा कि अमेरिका 3 फ्रंट वार कभी लड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि इंटरनली काफ़ी जो है फाइनेंशियली क्राइसिस से जूझ रहा है। हाँ, लेकिन अगर हम इसे देखें कि आपने जैसा कहा कि जो बाइडन वो लेफ्टिस्ट मतलब उनकी जो आइडियोलॉजी है वो लेफ्टिस्ट की है, तो वो युद्ध कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो युद्ध हो सकता है एक राजनीतिक कारण से करें। आने वाले समय में प्रेसिडेंट का चुनाव भी है, तो और ये प्रूफ करने के लिए कि अमेरिका भी कमज़ोर नहीं है, तो हो सकता है कि वो इस रूप में युद्ध को कुछ लंबा ले जा सकते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता कि वो लंबे समय तक युद्ध में इन्वॉल्व रहना चाहते हैं, क्योंकि ये अमेरिका के लिए भी, उनके हित के लिए भी सही नहीं है। देखिए, तो सही, आपने एकदम सही कहा। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसको शायद हमने पूरा मेन चीज़ों को डिस्कस कर लिया है, और शायद अब समय भी इजाज़त नहीं दे रहा है, तो क्योंकि हमारा टाइम लिमिट भी कंप्लीट हो रहा है, तो इसको कंक्लूड कर लेते हैं। तो इसका जो ट्रिगरिंग मोमेंट है, ट्रिगरिंग मोमेंट ये है कि जो ईरान के दूतावास पे सीरिया में जो हमला हुआ, वो एक ट्रिगरिंग मोमेंट बना जो इजराइल ने किया, और वो ट्रिगरिंग मोमेंट 1 अप्रैल को वो चीज़ घटना हुई थी, और उसी के 14 दिन बाद ईरान हमला कर देता है इजराइल के ऊपर। तो इसके जो मुख्य रीज़न जो हमने डिस्कशन किए कि ईरान पहले से रिटेलिएट करना जानता है, यानी कि वो जानता है कि कैसे हमला की, मतलब कैसे अपने ऊपर जो हमला हो उसको जवाब कैसे दिया जाता है, राइट। तो उसने पहले भी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया पे हमला करके दिखा दिया है, मतलब एक सूडो वॉर ही कह लीजिए आप, कि यदि आप हमारे ऊपर आक्रमण करोगे तो हम भी आपके ऊपर आक्रमण करेंगे, राइट। दूसरा रीज़न ये है, जो अभी तक जो सूडो वॉर चल रहा था, जो ईरान लड़ रहा था इसराइल के साथ, चाहे वो गाज़ा में हमास के थ्रू हो, चाहे लेबनान में हो, राइट, चाहे वो इराक में हो सिया रेबेंस के साथ, जो भी हमने डिस्कशन किया, वो सूडो वॉर अब ख़त्म होके ईरान अब शायद फ्रंट वॉर पे आ गया है इजराइल के साथ। कि अब शायद हम ये मानेंगे कि हमने साथ डिस्कशन भी वो चीज़ किया कि अब शायद ये वो ईरान और इजराइल के कोल्ड वॉर की समाप्ति हो, जो कि 1979 में के बाद से चल रही है ईरान और इजराइल के साथ, राइट। और उसके बाद हमने ये भी डिस्कशन किया कि इसकी जो मुख्य वजह थी कि इसमें वो मुस्लिम कंट्रीज़ का लीडर भी बनना चाहता है ईरान, क्योंकि ईरान एक शिया बाहुल्य है और सऊदी अरेबिया सुन्नी बाहुल्य। तो ये दोनों ये भी चाहते हैं कि ये किस तरीके से ये मुस्लिम कंट्रीज़ का लीडर बन जाए। जैसे कि आपने उसको हिस्ट्री से जब जोड़ा था कि इजराइल का वेस्ट एशिया में उपलब्ध होना किसी भी मुस्लिम कंट्रीज़ को नहीं भाता, तो जो भी मुस्लिम कंट्री ये प्रूफ कर देगा कि वो इजराइल को अच्छे से यहाँ से हटा सकता है या हरा सकता है या दबा सकता है, वो एक तरीके से लीडर के रूप में सामने आ जाएगा जो वेस्टर्न एशिया के मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, राइट। तो आपका वो पॉइंट भी एकदम सही था। तो ये जो मुख्य रीज़न, और एक रीज़न ये है कि अमेरिका को तरीके से डराना भी, कि अमेरिका ने बहुत सारा मतलब अमेरिका ने उनके ही लीडर को मार दिया था 1979 में जब वो जीत के आए, जो मुस्लिम रिवोल्यूशन हुआ वहाँ पर। तो उसके बाद जीत के उसको उन्होंने मिसाइल से ऐसे ही मारा था जैसे आज के समय में इजराइल ने मारा है सीरिया में उनके दूतावास में, जहाँ पे उनके एक जनरल भी मारे गए। तो शायद ये अमेरिका को भी डराने की कोशिश थी, क्योंकि ईरान का सपोर्ट है, जैसा कि आपने बताया कि रशिया के साथ रशिया ने सपोर्ट कर रखा है और इजराइल को अमेरिका ने सपोर्ट कर रखा। तो एक तरीके से अमेरिका को ये चेतावनी देना था कि भाई आपने बैकफुट पे रहो, और यदि आप हमें कुछ करोगे तो हम रिटिंगेट करेंगे। तो ये एक बहुत सारी जो ये मुख्य रीजंस थी। अभी आप यदि इसको ख़त्म करते करते यदि हम क्लोजिंग स्टेटमेंट देखें, तो क्लोजिंग स्टेटमेंट में आप ये बताइए कि इस वॉर का फ्यूचर क्या है, और इसको हम क्या परिणाम इसके हो सकते हैं, इसका नज़रिया क्या हो सकता है देखने का फ्यूचर में, यदि हम फ्यूचर में पहुंच जाएं।
देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये युद्ध एक लंबे समय तक चलने वाला है। हाँ, ये है कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में कई ऐसे छोटे युद्ध हो सकते हैं, और वो ना सिर्फ इजराइल और ईरान के मध्य होंगे। हो सकता है इजराइल का किसी अन्य देश से भी हो, ईरान का किसी अन्य देश से भी हो, या कोई अन्य देश उसमें अब लड़ रहे हो आपस में। तो चूंकि ये अब स्थिति, जो वैश्विक स्थिति, वो भू राजनीतिक और कुछ आर्थिक की तरफ बढ़ रही है, तो अपनी स्थिति और भू राजनीतिक कारणों से और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भी कहीं ना कहीं युद्ध लड़े जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध खत्म होने वाला है। ये छोटे छोटे युद्धों की एक तरह से हम शुरुआत भी कर सकते हैं, और आने वाले समय में हमें ऐसे कई छोटे छोटे युद्ध हमें देखने को मिल सकते हैं। और इसमें एक ये भी कि जो चाइना भी, हाँ, मैं वही आपसे कहा कि ये जरूरी नहीं कि ये युद्ध मिडिल ईस्ट में ही हो। ये युद्ध हमें साउथ ईस्ट एशिया में भी देखने को मिल सकते हैं। आपने जैसा कहा कि ताइवान और उस चाइना के मध्य, और हो सकता है कि कोरिया, हम जैसे अमेरिका कोरिया के मध्य हो सकता है, नॉर्थ कोरिया हो सकता है डायरेक्टली ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं सभी देश ये कोरिया की टेक्नोलॉजी जो परमाणु संपन्न है, और आए दिन वो नए नए हथियारों की जो वो परीक्षण करते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोरिया के साथ युद्ध हो, कोरिया का किसी अन्य देश से, नॉर्थ कोरिया का हो या जापान से ही क्यों ना हो। तो ये छोटे छोटे युद्धों की शुरुआत है, और मुझे नहीं लगता आने वाले समय में कोई लंबा युद्ध होगा। ये छोटे छोटे ऐसे युद्ध ही होंगे। फिर भी वैश्विक स्थिति को कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किस तरफ जाएगी, लेकिन मेरा ये सिर्फ अनुमान ही है कि ये अभी ये युद्ध छोटे छोटे रूप में ही रहेंगे। मतलब जियो पॉलिटिक्स का मतलब ये जो कोई ना समझ आप बस अंदाजा लगा सकते हैं, और मैं भी अंदाजा ही लगा सकता हूँ। बाकी आपके व्यूअर पे डिपेंड है कि आपके व्यूअर क्या सोचते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कोई सजेशन है या युद्ध के बारे में वो कुछ और सोचते हैं, उनकी कोई अलग राय है, तो वो बता सकते हैं। मेरी राय ऐसा है कि, तो इसमें तो मतलब कंक्लूडेंट स्टेटमेंट का यदि हम उसको और कंक्लूड करें तो हो सकता है इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे वॉर्स होंगे जो हर कंट्री अपने आप को पावरफुल प्रूफ करने के लिए करेगी, बट मेजर जो सबसे बड़ा चंक हो सकता है वो इसका फ़ायदा चाइना उठा सकता है ताइवान को कैप्चर करने के लिए, राइट। इसका यही एक जो रीज़न दिख रहा है। बाकी इस युद्ध को हम वैसे ही भूल जाएंगे जैसे हम सभी रशिया और यूक्रेन को भूल चुके हैं। जैसे शायद आप जाके न्यूज़ में भी नहीं देखते होंगे कि रशिया और यूक्रेन में क्या चल रहा है। देखिए, हर युद्ध पुराने युद्ध की छवि थोड़ी धूमिल कर देता है, तो कहीं ना कहीं इस स्थिति में भी यही हो रहा है। तो हो सकता है कोई और नया युद्ध हो तो हम शायद इसको थोड़ा सा भूल जाएं, लेकिन ऐसे छोटे छोटे और युद्ध होंगे। लेकिन हमें याद रखना है कि हर युद्धों में ही मानव क्षति हो रही है, तो हमें युद्ध हमें वैश्विक जो भी संगठन है, वैश्विक जो भी देश हैं, उनको मिल के एक मंच पे आना चाहिए कि ऐसे युद्ध ना हो। चाहे वो आर्थिक रूप से ये कर रहे हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से कर रहे हो, युद्ध किसी के हित के लिए नहीं है। हमें हमारे लिए मानवता सर्वोपरि है। हमें मानव हित में सभी चीज़ों को देखना चाहिए। युद्ध हमें भूल जाते हैं, भले हो सकता है हम युद्ध भूल जाएं, रशिया यूक्रेन का जैसे हम लोग के मन में छवि धूमिल हुई है, लेकिन जो जिनका इसमें हानि होती है, चाहे वो जन हानि हो, धन हानि हो, उन्हें ये लंबे समय तक याद रहता है। तो हमें उनकी तरफ से हम कई छोटे छोटे ऐसे कई पिक्चर न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम यूक्रेन में देख चुके हैं कि कैसे बच्चों तक को जो है नहीं छोड़ा गया, मिसाइलें कई ऐसी गई जो आवासीय इलाकों में गिरी। तो उन बच्चों का कोई दोष नहीं है युद्ध में। तो मुझे लगता है कि युद्ध को कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहिए आपसी समझ से, और चाहे वो जिस भी रूप में हो। एकदम सही कहा। और इसको अब इस डिस्कशन को हम यहीं पे विराम करते हैं। शायद व्यूवर को ये डिस्कशन समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। और व्यूवर से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यदि आपको डिस्कशन अच्छा लगा तो इसको बताएं, हमें कमेंट में बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और आपको क्या खराब लगा। हमारी तरफ से कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है, और यदि आपको कोई अदर टॉपिक पे आपको डिस्कशन चाहिए तो आप वो टॉपिक भी कमेंट में लिख सकते हैं। हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम अपने गेस्ट के साथ उस चीज़ पे डिस्कशन करें। ठीक है, चलिए, जय हिंद। अरे बाबा जी
1 घंटा